बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतर गई। इस हादसे में मुतादिद अफराद की मौत हो गई जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। ट्रेन गुवाहाटी जा रही थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से बात करके हालात का जायजा लिया है। ट्रेन हादसे की जांच के अहकाम दिए गए हैं। वजीर रेल अश्विनी विष्णु ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जाए हादसे पर मेडिकल टीम और अफसरान मौजूद हैं। बचाव और राहत का काम जारी है। हादसे की आला सतह की जांच का हुक्म दिया गया है। वजीर आजम ने महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। महलूकीन के अहले खाना को 5-5 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुँचा हूँ साइट पर। निश्चित तौर पे डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू पे। मुआवजा अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी जनरल मैनेजर के ऑफिस से। 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया फॉर द डिसीज्ड पीपल एंड 1 लाख फॉर द ग्रीवियस इंजरी और 35,000 फॉर सिंपल। और इस वक्त बड़ी खबर अलीगढ़ से खबर आ रही, जहां होने वाली धर्म संसद पर पाबंदी का मुतालबा। जमीयत उलमा हिंद ने इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखा है। यूपी चुनाव के पेश नजर ऐसे प्रोग्रामों पर पाबंदी लगे। वोटों की तकसीम मजहब जात पात की बुनियाद पर होने का इम्कान है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जमीयत उलमा ने अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद पर पाबंदी का मुतालबा किया है। बाकायदा जमीयत उलमा हिंद ने इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखा है और इस खत में लिखा है कि यूपी चुनाव के पेश नजर ऐसे प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इससे वोटों की तकसीम मजहब जात पात की बुनियाद पर होने का इम्कान है। आपको बताते चले कि हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था जिसको लेकर काफी ज्यादा तनाजा हुआ था। एक खास तबके को लेकर इस धर्म संसद में काफी ज्यादा जहर उगला गया था और उसके बाद ऐलान किया गया था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धर्म संसद होंगे। आने वाली 23 तारीख को अलीगढ़ में भी धर्म संसद होने वाली है, जिसे लेकर जमीयत उलमा हिंद ने इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखा है कि यूपी चुनाव के पेश नजर ऐसे प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इससे वोटों की तकसीम मजहब जात पात की बुनियाद पर होने का खदशा है। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीराए आला के साथ कोरोना की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना की ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन की रफ्तार को मजीद बढ़ाया जाए और कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही मौसर हथियार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है। मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर सेहत भी मौजूद रहे। उधर 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आज मेरठ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। जिले में तकरीबन 2.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने के हदफ के साथ महकमे सेहत की जानिब से मेगा कैंप शुरू किया गया। इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप मुहिम को इन दिनों मौसम खराब होने और छुट्टी के सबब स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लास होने की वजह से झटका लगा है। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आज मुनक्किदा इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन के लिए पहुंचने वाले बच्चों की तादाद कम रही, लेकिन महकमा सेहत के जिम्मेदारान को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तादाद में इजाफा होगा और जल्द हदफ हासिल कर लिया जाएगा। अभी तक 250 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ये स्पेशल मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बच्चों के लिए तथा और लोगों को भी अब वैक्सीनेट किया जा रहा है अलग, क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है। और हमने जो IMA और मतलब जो जिन लोगों को बूस्टर शब्द कहना गलत होगा, प्रिकॉशनरी डोज वालों के लिए भी यहाँ पे हमने एक सेशन शुरू किया है जिसके अंदर जिसको प्रिकॉशनरी डोज लगनी है
उनको भी हम वैक्सीनेट करा रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब वैक्सीन आए और हम लगवाए, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी इस कोरोना से, मतलब जो ये नया वेरिएंट भी फैल रहा है ओमिक्रॉन, इस समय लड़ने की ताकत मिले। ये वैक्सीन बहुत अच्छी है। बस समय लग रहा है जी, लोग बाग कर तो रहे हैं कि लगवानी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, जबकि लगवा लेनी चाहिए। जबकि मैंने भी दोनों डोज लगवा ली है, अपने बच्चों को सबके लगवा दी है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,000 से जायद मरीज सामने आए हैं। बेंगलुरु में आवाम की मदद और रहनुमाई के लिए एक मरतबा फिर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सरगर्म हुई है। समाजी कारकुन, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर मुश्तमिल यह टीम मुख्तलिफ सतह पर आवाम की मदद में जुट गई है। कोविड हेल्पलाइन बेंगलोर.com के जरिए अस्पतालों की जानकारी, मुफ्त इलाज की जानकारी फराहम की जा रही है। इस समाजी खिदमत के सिलसिले में न्यूज 18 उर्दू ने ERT के नुमाइंदे अमीन मुदस्सिर से खास बातचीत की। कोरोना की बीमारी में एक बार फिर तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बेंगलुरु में रजाकारों की टीम अवाम की मदद और रहनुमाई के लिए दोबारा तैयार है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के नुमाइंदे अमीन मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए साहब कि किस तरह इस मरतबा आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले लहर में और दूसरी लहर में आपने अवाम की खिदमत की, इस मरतबा की क्या तैयारी है? इस मरतबा कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका काफ़ी जो है तेज़ी से फैल रहा है। तो इस बार लोगों के अंदर बहुत सारा एक स्ट्रेस धीरे धीरे आ रहा है कि हर जगह पॉजिटिव देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम जो है कोशिश ये कर रही है कि हम उनको काउंसिल करें कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट का जो इम्पैक्ट उतना डेडली नहीं है। आप लोग जो है होम आइसोलेशन के ज़रिए, होम क्वारंटाइन होके आप अच्छे हो सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे जो BP, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स हैं, उन फैमिली से रिक्वेस्ट आ रही है बेड्स के लिए। तो हमारी वॉलंटियर्स जो है उनको गाइड कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के जो फ्री बेड्स हैं, गवर्नमेंट कोटा के जो बेड्स होते हैं, जो फ्री बेड्स होते हैं, उसके लिए गाइडेंस कर रहे हैं हम लोग। तीसरी चीज़, जो हमारी वेबसाइट है कोविड हेल्पलाइन बेंगलोर.com, उसके ज़रिए हम जो है वक्तन बवक्तन जितने भी अपडेट्स हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं नोटिफिकेशंस, हैंडबुक्स, सर्कुलर्स, और क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं तो ये अपडेट्स होना बहुत इम्पोर्टेंट। कर्नाटक के रायचूर जिले में कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रामकृष्णा ने लापरवाही न बरतने की आवाम से अपील की। डॉक्टर रामकृष्णा ने रायचूर में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि केसेस में मजीद इजाफे के इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट में कल अराउंड 90 केसेस आए, उसके बारे में रायचूर लोगों को बोलने का ये है, सब लोग फर्स्ट मास्क कंपलसरी पहना, सैनिटाइजेशन यूज़ करना, डिस्टेंस मेंटेन करना बोल के मैं बोल सकते। फिर भी सब लोग इसके बारे में थोड़ा हुशार से मूवमेंट होना। केसेस तो आ रहे, जनवरी 1 से कल तक अराउंड 132 केसेस रायचूर में नोटिस हो गए। अभी केस ज़्यादा आने का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खां तिब्बिया कॉलेज अस्पताल में हुकूमत हिंद के रहनुमा हिदायत के मुताबिक बच्चों के लिए अलहदा फीवर क्लिनिक और एक वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जोशानदा हुमा वबाइया का भी इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताह अलीगढ़ जिले के कोविड सैंपलिंग ऑफिसर डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ ने किया। इस मौके पर तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम और डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन प्रोफेसर FS शीरानी ने किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना के मरीजों में जो अलामात नजर आ रही हैं, इसका हमारे रिटायर्ड फैकल्टी मेंबरान और मौजूदा असातिज़ा ने बेहतरीन इलाज तलाश किया है, जो इन्हें इस फीवर क्लिनिक से मुफ्त में दिया जाएगा। जो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है कोरोना का, ये जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं और जिस तरह का ये मर्ज़ है, इसका इलाज बड़ा आसान और मुमकिन है, और वो भी यूनानी तरीक़े इलाज से। तो हमने यहाँ पर एक कमेटी बनाई जिसमें यहाँ के एक्स डीन्स थे, सीनियर असातिज़ा थे, टीचर्स थे, और उस कमेटी ने बैठकर बहुत मेहनत से एक नुस्खा तैयार किया है, और इस नुस्खे को दवाखाना तिब्बिया कॉलेज की मदद से तैयार किया जा रहा है।
और ये मरीज़ों को मुफ्त में दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। उसका डाटा हम अपने पास रखेंगे, ये देखेंगे कि वो दवा किस तरह असर कर रही है और उसके क्या फ़ायदे हैं और कितने दिनों में वो सही करती है। कोविड से रिलेटेड बुखार और नज़ले खांसियाँ हो रहे हैं, तो इसी सारी सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ के सबसे एक्सपर्ट्स हकीम जिनकी 50-50 साल की प्रैक्टिस है, उन्होंने ये नुस्खे को मुरतब किया है। ये दवाएं पहले भी इस्तेमाल हुई हैं लेकिन मंजर आम पे नहीं आ सकें। पिछली लहर में हम क्योंकि एकदम से बहुत ही शदीद अफेक्टेड हो गए थे तो इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हमने इस प्रोसेस को किया और इंशाल्लाह ये जो दवाएं इसमें मुंतखब की गई हैं ये बहुत ही दानिशवर लोगों की दवाएं हैं जो कि तजर्बे से अपने हासिल करी हैं उन्होंने। ये नुस्खा इन जो आजकल के सिम्टम्स हो रहे हैं, नज़ला, खांसी, गले में खराश, बुखार, इस टाइप की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें सारी जो दवाएं हैं उनका इंतखाब किया गया है और इसको मुरतब किया गया है। ऑनलाइन गेम्स के जरिए ठगी के बढ़ते मामलात और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की खुदकुशी के वाकयात सामने आने के बाद शिवराज सिंह हुकूमत ने ऑनलाइन गेम्स पर एक एक्ट बनाने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों की खुदकुशी और ठगी एक संजीदा मामला है जिसको लेकर हुकूमत के जरिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट आखिरी मरहले में है और बहुत जल्द मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स को लेकर एक्ट का निफाज हो जाएगा। बहुत गंभीर विषय है वो, जो हमारे फायर गेम है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इंसान में कुछ करने का इरादा हो और वो मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम दे तो मंजिलें उसके कदम का तवाफ करती हैं। वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम भोपाल की उज़मा अली खान ने अरबी कैलीग्राफी में न सिर्फ हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाकर मकाम हासिल किया है बल्कि इन्हें दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक में अपने फनपारों की नुमाइश करने का ऑफर भी दिया गया है। देखिए भोपाल से यह खास रिपोर्ट। ये भोपाल की उज़मा अली खान हैं। उज़मा अली खान छोटी ही थीं कि वालिद की सरपरस्ती से महरूम हो गईं और जब शऊर बेदार हुआ तो वालिदा भी दाग़े मुफारिकत कर गईं। वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम उज़मा अली खान जब छठी जमात में थीं तब उन्होंने अरबी कैलीग्राफी को देखा और ये उन्हें इतनी अच्छी लगी कि अरबी कैलीग्राफी में सब कुछ करने का इरादा कर लिया। उज़मा ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की और आज इनकी मेहनत ने उन्हें इस मंजिल पर पहुंचाया कि इनकी अरबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी कैलीग्राफी को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं कैलीग्राफी काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, इवन जब मैं 6th क्लास में थी जब से कर रही हूँ, बट अभी मुझे अवार्ड मिला है हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से लंदन से, और मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट एंड मेडल प्रोवाइड किया गया है फॉर द कैलीग्राफर। और इसके बाद अभी मेरी आर्ट एग्जीबिशन के लिए भी मुझे बुलाया गया है दुबई। 15 मार्च को मुझे दुबई में होना है, जो वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुबई में। वहाँ पर मुझे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, मेरा आर्ट वर्क प्रेजेंट करने के लिए एज अ कैलीग्राफर, अरबिक कैलीग्राफर मुझे वहाँ पे बुलाया गया है। उज़मा की शादी हो चुकी है और वो एक बच्ची की माँ हैं। साथ ही इल्म के हुसूल के लिए तालीम हासिल करने का सिलसिला भी जारी है। उज़मा कहती हैं कि अरबी रस्मुल ख़त दुनिया के रस्मुल ख़त से मुख्तलिफ भी है और जमालियाती लिहाज से बेमिसाल भी। इनके शौक ने एक मंजिल पर पहुँचाया और इस मंजिल पर पहुँचने के बाद जिन मुल्कों का नाम सुनती थी, अब उन मुल्कों की आर्ट गैलरी से उन्हें न सिर्फ अपने फनपारों को पेश करने का मौका दिया जा रहा है बल्कि इसके लिए बैरून मुल्क, दुबई, न्यूयॉर्क वगैरह में उन्हें अपने फन का मुजाहरा करने के लिए टिकट और दूसरे अखराजात भी भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, मेरा फर्स्ट तो ये था कि मैं हार्वर्ड में रिकॉर्ड बनाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हो चुका है। सेकंड मेरा अचीवमेंट है कि मैं अभी दुबई में जो एग्जीबिशन है वर्ल्ड आर्ट में, तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से बड़े बड़े कैलीग्राफर आएंगे, तो उनसे मिलना और उनके साथ उनका अंडर गाइडेंस मुझे मिलेगा। उसके बाद मैं अपना आर्ट भी वहाँ प्रेजेंट करूँगी एज इंडियन कैलीग्राफर के लिए।
भोपाल को रिप्रेजेंट करूँगी और इंडियन कैलीग्राफी को भी रिप्रेजेंट करूँगी। सेकंड ये कि उसके बाद वहीं पर मेरा एक और कंपटीशन है फुजेरा में, तो फुजेरा एकेडमी है, वहाँ पर भी कंपटीशन है। तो मैं चाहती हूँ कि यही चीज़ को मैं अचीव करके आगे जाऊँ। देन आफ्टर नवंबर में मेरा न्यूयॉर्क में है प्रोग्राम, तो एग्ज़िबिशन का वो भी है। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कैलीग्राफी में आगे उस्ताद महमूद साहब और उस्ताद उबैद बाकी साहब हैं, तुर्क के सबसे बड़े हत्तात हैं, तो मुझे उनसे मिलना है और उनके अंडर गाइडेंस मुझे कैलीग्राफी सीखनी है। उज़्मा कहती हैं कि कोरोना के 2 सालों में घर में रहकर अपनी कैलीग्राफी के अपने फन को फरोग देने का खूब मौका मिला। इस बीच ऑनलाइन कैलीग्राफी की क्लासेस भी ली और खुद भी मारूफ खत्तात के साथ जुड़कर उनसे हुनर सीखा। उज़्मा ये भी कहती हैं कि आमतौर पर शादी के बाद ख़वातीन पर बंदिशों की बात की जाती है, लेकिन उन्होंने शादी, बच्ची की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर से मुकाम हासिल किया है। ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, बिकॉज ऐसा है कि एज अ मुस्लिम गर्ल, सेकंड थिंग कि एज अ हाउस वाइफ, नॉट अ हाउस वाइफ, और एज अ मदर, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग यही कहते हैं कि आफ्टर शादी मैरिज और बच्चे होने के बाद कुछ नहीं कर सकते, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब ये अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो मैं मुस्लिम उम्मा में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यही कहूँगी कि आप भी आगे आएँ और एज अ कैलीग्राफी या एज किसी भी फील्ड में आप आगे कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कुछ नहीं करना, आप आगे आके बढ़ें और कैलीग्राफी करें या डॉक्टर बने, एज यूजुअल जो भी आपको करना है। उज़्मा को IAS ऑफिसर बनने का शौक है। उन्होंने 2018 प्रीलिम को क्वालिफाई भी किया था, लेकिन शादी के बाद बीमारी के सबब वो अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर सकी। अब उज़्मा अपने कैलीग्राफी के शौक के साथ UPSC की तैयारी भी कर रही हैं, ताकि IAS बनने के अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के मालदा के रहने वाले शेख सनाउल्लाह की बिलाखिर 2 साल बाद मलेशिया से हिंदुस्तान वापसी हो रही है। शेख सनाउल्लाह 12 मार्च 2020 को एजेंट के जरिए मुलाजमत के लिए मलेशिया गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि एजेंट ने इनसे जो वादा किया था वहां पर वैसा कुछ भी नहीं है। लाख रुपये लगाने के बाद जब एजेंट के जरिए खुद को सनाउल्लाह ने ठगा हुआ पाया तो उनके पैरों से जमीन निकल गई। सनाउल्लाह की वहां से निकलने की राह आसान नहीं थी। भोपाल के समाजी कारकुन सैयद आबिद हुसैन की कोशिश से वतन वापसी मुमकिन हो पाई। शेख सनाउल्लाह, मैं इधर मलेशिया आया था एक एजेंट के थ्रू से, और एजेंट ने मुझे इधर फंसा दिया था। ऐसे मैं इधर उधर भटक रहा था। उसके बाद मेरा सैयद आबिद हुसैन से रब्ता हुआ। सैयद आबिद हुसैन ने मेरी बातें इंडियन हाई कमीशन पर रखी। उसके बाद हाई कमीशन वालों ने मुझे अपने पास बुलाया, रहने का खाने का बंदोबस्त किया। ऐसे में मैं इंडियन विदेश मंत्रालय और मलेशियन हाई कमीशन और साथ में शायद आबिद हुसैन का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर में मैंने 10 लड़कों को रेस्क्यू करवाया था मलेशिया से। तो ये खबर उस लड़के तक पहुँची मलेशिया में ही, तो उसने मुझसे रब्ता किया और बताया कि हम 12 मार्च 2020 को मलेशिया आए थे एक एजेंट के द्वारा, जिसमें 80,000 से लेके 1 लाख रुपया उसका खर्चा भी आया था। लेकिन जो मुआहदा उससे किया गया था कि भाई ये काम देंगे वो काम देंगे, वो उसको काम नहीं मिला और वो वहाँ पे भटकने पे मजबूर हो गया। और लेकिन किसी तरह इनसे उनसे काम चला के मांग के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन वो उसे उसका ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और वो घर आना चाह रहा था। तो लेकिन उसको कोई इल्म नहीं था हाई कमीशन के बारे में या विदेश मंत्रालय के बारे में। तो उसने मुझसे जब रब्ता किया और मैंने हाई कमीशन को लेटर लिखा, हाई कमीशन की टीम ने उससे तुरंत उसी वक्त संपर्क किया और उसे हाई कमीशन के जो शेल्टर होम होते हैं वहाँ पे उसको ठहरा कर उसका जो भी लीगल प्रोसेस का काम था, जैसे कि वो आउट पास और फिंगर और कोविड जांच और उसका टिकट वो सब करवा के। आज मुंबई में कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर बराए अक़लियती उमूर आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल से मुलाकात की। नसीम खान ने मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में NIA के जरिए दहशतगर्दों की रिहाई में आसानी पैदा करने और गवाहों के मुनहरिफ होने के मामले में ATS चीफ से बात की और मालेगांव बम धमाके के असल मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद की अपील की। जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साबिक अक़लियती उमूर के वजीर हैं, वो आज ATS चीफ से यहाँ पे मिले, महाराष्ट्र ATS चीफ से। उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या बात की आपने, मालेगांव ब्लास्ट मामले में क्या बातें हुई आपकी और क्या आपको जो है वो इस बारे में आश्वासन मिला। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ है, जिसमें
कई लोगों की जानें गई हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, उसकी फेयर ट्रायल होना चाहिए। साफ तौर पर सही तरह से उसकी सुनवाई हो और जो मुलजिम हैं उनको सज़ा मिले और जो लोग उससे मुतासिर हुए थे उनको इंसाफ मिल सके, विक्टिम्स को इंसाफ मिले, ये हम सब की मांग है। लेकिन जिस तरह से अदालती कार्रवाई चल रही है, एनआईए के अफसरान, एनआईए के वकील जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की जो तरीके हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये मुलजिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एनआईए ने 2011 में कहा है कि ये मुलजिम है, इन्होंने बालेगांव ब्लास्ट में इनका सबका हाथ है, वही एनआईए मोदी सरकार के दबाव में आकर 2016 में एप्लीकेशन करती है कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं इन मुलजिमों को बचाना चाहती है। लेकिन अब जब ये मामला एनआईए के पास है तो एटीएस से आपने मुलाकात की, इसमें क्या वजह बनती है इसकी? नहीं, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो केस ओपन किया था वो शहीद हेमंत करकरे साहब ने, जो एटीएस के चीफ थे, एटीएस ने ही उस केस को ओपन किया था, एटीएस ने ही सारे सबूत जुटाए थे, एटीएस ने ही सारे गवाह पैदा किए थे, एटीएस ने ही चार्जशीट फाइल की थी। तो हम और आज एटीएस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इसीलिए हमने एटीएस चीफ से कहा है कि सवाल इंसाफ का है और सवाल आपकी जांच का ऊपर भी है। आज एनआईए जिस तरह से अदालत में, एनआईए कोर्ट में कह रही है कि इनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो इस पे सवाल खड़ा है एटीएस की जांच पर। आपसे क्या, आपने क्या मुतालबा किया? हमारा मुतालबा यह है कि एटीएस इसकी पूरी पैरवी करे सही तरह से, जिस तरह से, और ताकि एनआईए जो गलती कर बेनिफिट ऑफ डाउट दिलाकर मुलजिमों को बचाना चाहती है, उससे रोका जा सके। मालेगांव 2008 मामले में जो है वो इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ गवाह बदलते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है वो एटीएस और एनआईए के बीच में जो है वो चपकलिशें चालू है। अब देखना यह है कि इस बहुत ही बड़े बम ब्लास्ट में जो है वो मामला क्या साबित होता है और क्या बेकसूरों को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। अखबार को कौम का तर्जुमान कहा जाता है। औरंगाबाद से शाये होने वाले कसीरुल इशात रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स ने कौम की तर्जुमानी का हक अदा किया है। इन ख्यालात का इजहार एमआईएम लीडर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने किया। वो रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के यौम तासीस के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। औरंगाबाद टाइम्स पिछले 55 साल से बिला नागा शाये हो रहा है। कोरोना वबा के दौरान भी इस अखबार की इशाअत महज 2 दिन बंद रही। एक कामयाब सहाफती सफर के संग-ए-बील पर मुनक्किदा इस तकरीब में शहर के अकाबरीन ने शिरकत की और उर्दू के काज को आगे बढ़ाने में औरंगाबाद टाइम्स के कलीदी किरदार का बरमला एतराफ किया। प्रोग्राम में अखबार के मद्दाहों ने खुसरू बिरादरान को पुरखुलूस तहनीत पेश की। औरंगाबाद टाइम्स मराठवाड़े की नहीं, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ है। सहाफत में बेगौस तरीके से बगैर किसी झकाव के काम करना बहुत मुश्किल होता है, मगर जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल की बात आती है, औरंगाबाद टाइम्स ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा पेपर मौजूद है जिसने अक़लियतों की, मुसलमानों की जो ज़बान है उसको जिंदा रखने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। जो मसले इस वक्त अक़लियत के चल